सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे चोल राजवंश के उस विशाल समुद्री साम्राज्य की, जिसने 11वीं सदी में पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। हम इसे एक चोल नौसेना कमांडर के नजरिए से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी रणनीतियां और रसद व्यवस्था यानी लॉजिस्टिक्स इतने अचूक कैसे थे। जरा 1025 ईस्वी के भारत के दक्षिणी तटों की कल्पना कीजिए। वहां एक गजब की हलचल मची है। हथियारों और हजारों सैनिकों से लदा एक विशाल दक्षिण भारतीय बेड़ा समंदर के पार दूर सुदूर दक्षिण पूर्व एशिया पर एक भयंकर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा है। सच में ये कोई आम सैन्य अभियान नहीं था। अब यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। एक क्षेत्रीय राजवंश जिसके पास कोई बहुत बड़ी पारंपरिक नौसेना नहीं थी, उसने आखिर इतना बड़ा महासागर पार कैसे कर लिया? और तो और शक्तिशाली श्रीविजय साम्राज्य को पूरी तरह से तहस-नहस कैसे कर दिया? आइए इस रणनीतिक रहस्य को खोलते हैं। इसके पीछे की जियोपॉलिटिक्स को समझना बहुत दिलचस्प है। अगर 1000 ईस्वी के यूरोप को देखें तो वो छोटे छोटे गुटों में बटा हुआ था और वहां बड़े शहरों का नामो निशान तक नहीं था। लेकिन इसके ठीक उलट चोल साम्राज्य अत्यधिक शहरीकृत था। उनके पास बेतहाशा दौलत थी और सबसे बड़ी बात, वो पूरी दुनिया के समुद्री व्यापार को अपनी मुट्ठी में कंट्रोल कर रहे थे। अगर हम एक चोल नौसेना कमांडर के नजरिए से देखें तो उनकी मास्टर योजना का कोई जवाब नहीं था। उन्होंने शून्य से नई नौसेना बनाने के बजाय एक शानदार रणनीति का इस्तेमाल किया। सबसे पहले कावेरी डेल्टा को सुरक्षित किया और फिर शक्तिशाली तमिल व्यापारी संघों के साथ हाथ मिला लिया। उन्होंने क्या किया कि भारी व्यापारिक जहाज़ों को ही सैन्य परिवहन में बदल दिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे आज के मालवाहक जहाज़ों को रातों रात युद्धपोतों में बदल दिया जाए। और फिर तेजी से श्रीलंका और मालदीव में अपने एडवांस्ड मिलिट्री बेस बना लिए। ये सब कोई एक दिन का काम नहीं था। 990 के दशक में राजा राजराज प्रथम ने पश्चिमी बंदरगाहों पर स्थानीय चेर नौसेना को तबाह कर दिया। फिर 1014 में राजेंद्र चोल ने कमान संभाली और हिंद महासागर के अहम ठिकानों को पूरी तरह सुरक्षित कर लिया। इसी मजबूत नींव पर खड़ा होकर 1025 में श्रीविजय साम्राज्य पर वो ऐतिहासिक और महाविनाशकारी हमला किया गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि श्रीविजय पर किया गया ये हमला कोई अंधी विजय की लालसा नहीं थी। ये एक सोची समझी सैन्य चाल थी। हो ये रहा था कि नई जहाज निर्माण तकनीकों के कारण मलय बंदरगाहों को दरकिनार किया जा रहा था और श्रीविजय साम्राज्य चोलों के सहयोगी तमिल व्यापारी संघों के साथ भेदभाव करने लगा था। इस सैन्य अभियान का सीधा और साफ मकसद था अब्बासिद और तांग राजवंशों के बीच चलने वाले बेहद मुनाफे वाले समुद्री सिल्क रूट पर अपना एकाधिकार बचाए रखना। इस पूरे हमले का एग्जीक्यूशन देखिए। यह रसद प्रबंधन और लॉजिस्टिक्स का एक बेहतरीन नमूना है। राजेंद्र चोल प्रथम के नेतृत्व में व्यापारी जहाज़ों पर सेना को लादकर बंगाल की खाड़ी के पार एक एम्फीबियस यानी जल थल आक्रमण किया गया। सेना ने केदाहा और पालेम्बांग जैसे अमीर मलय शहरों पर धावा बोल दिया और रातों रात वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को अपनी मुट्ठी में कर लिया। इस पूरी मुहिम का जो नतीजा निकला उसे एक लाइन में बहुत ही खूबसूरती से कहा जा सकता है। बंगाल की खाड़ी प्रभावी रूप से एक चोल झील में तब्दील हो गई थी। बिल्कुल सही सुना, एक झील। या उस पूरे क्षेत्र के जल मार्गों पर चोलों के पूर्ण समुद्री वर्चस्व को दिखाता है। समंदर पर अब उनका एक छत्र राज हो गया था। प्रशासन के मामले में भी चोल बेहद चालाक थे। इसे हम छद्म उपनिवेशवाद या सूडो कॉलोनियलिज्म कह सकते हैं। एक चोल कमांडर विदेशी जमीन पर कब्जा करके वहां बेवजह फंसने और अपने सैनिक गंवाने में बिल्कुल यकीन नहीं रखता था। उनका फंडा बहुत साफ था। अप्रत्यक्ष कंट्रोल रखो, अपने व्यापारिक रास्तों की रक्षा करो और दुनिया भर की सप्लाई चेन से बेतहाशा पैसा वसूलते रहो। मिट्टी पर नहीं, पैसे पर राज करो। अब इतने बड़े पार महासागरीय साम्राज्य को दूर समंदर पार से कंट्रोल करने के लिए घर पर भी एक बहुत ही सॉलिड सिस्टम चाहिए था। इसलिए साम्राज्य को 9 प्रांतों में बांटा गया, जिन्हें मंडलम कहते थे। फिर नाडु यानी जिले और उसके नीचे ऊर तथा सभा जैसी स्वायत्त ग्राम सभाएं। ये एक ऐसी शानदार मशीन की तरह काम करता था जो साम्राज्य की तिजोरी भी भरता था और सेना के लिए बिना रुके रसद भी पहुंचाता था। समंदर के पार से जो ये अथाह दौलत कमाई गई वो सब वापस कावेरी डेल्टा में लाई गई और इसका सबसे बड़ा और शानदार नतीजा था विशाल बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण। सच मानिए, ये कोई आम मंदिर नहीं था। ये पूरी दुनिया को चोल नौसेना की अजेय ताकत और उनकी अपार संपत्ति का एहसास कराने वाला एक जीता जागता भव्य प्रतीक था। इस मंदिर के निर्माण और रसद क्षमता का पैमाना सुनकर दिमाग चकरा जाता है। 1,30,000 टन,
जी हाँ, 66 मीटर ऊंचे इस गगनचुंबी मंदिर को बनाने के लिए इतने भारी पैमाने पर ग्रेनाइट पत्थर को दूर दराज की खदानों से निकालकर वहां तक पहुंचाया गया था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक बहुत बड़ा अजूबा था। और सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर का खजाना तो और भी चकाचौंध करने वाला था। मंदिर की तिजोरियों में 60 बेहद खूबसूरत और सजीव कांस्य मूर्तियां रखी हुई थीं। इन मूर्तियों को जीते गए श्रीलंका द्वीप से एकत्र किए गए हजारों बेशकीमती मोतियों से सजाया गया था। ये सब उन शानदार सैन्य जीतों का सीधा इनाम था। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि ये भव्य मंदिर एक बहुत बड़ी कल्याणकारी संस्था के रूप में भी काम कर रहा था। हर साल जीते गए दक्षिणी इलाकों से पूरे 5000 टन चावल सीधा इस मंदिर में आता था और फिर इसी से साम्राज्य के सार्वजनिक और सैन्य खर्चों को पूरा किया जाता था। इस 5000 टन चावल का अंदाजा लगाना है तो सोचिए, आज के समय में इतनी मात्रा को एक साथ ले जाने के लिए 12 पूरी तरह से भरे हुए विशाल एयरबस A380 विमानों की जरूरत पड़ेगी। इससे साफ पता चलता है कि मध्य युग में चोल साम्राज्य का इकोनॉमी और लॉजिस्टिक्स पर जो कंट्रोल था वो सच में अकल्पनीय था। समंदर पर राज करने का असली फायदा ये हुआ कि चोल साम्राज्य एक सही मायने में ग्लोबल इकोनॉमी चलाने लगा। मिस्र और स्पेन का तांबा, बोर्नियो का चंदन, सुमात्रा में स्वतंत्र तमिल बंदरगाह और तो और मंगोलों के राज वाले चीन के क्वांजोउ में एक शिव मंदिर तक बनवा दिया गया। उनके शहरों में चीनी बौद्ध, ट्यूनीशियाई यहूदी और तमिल व्यापारी एक साथ व्यापार करते और फलते फूलते थे। क्या गजब का ग्लोबल नेटवर्क था। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बहुत बड़ा सवाल दिमाग में आता है। अगर 11वीं सदी का एक साम्राज्य अपनी बेहतरीन नौसैनिक और रसद व्यवस्था के दम पर पूरी दुनिया की संपत्ति पर हावी हो सकता था, तो आज दुनिया पर वास्तव में किन अदृश्य समुद्री व्यापारिक रास्तों का राज है? ये बात आज भी उतनी ही सच है। जो समंदर के रास्तों को कंट्रोल करता है, वही दुनिया को कंट्रोल करता है।